नाज़रीन, वेनेजुएला से खबर यह सामने आ रही है कि न्यूयॉर्क टाइम की खबर के मुताबिक ट्रंप ने मिलिट्री एस्केलेशन का ऑर्डर कर दिया है। जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही थी, जो जाहिर है एक सिंबॉलिक और सो कॉल्ड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थी, वो कोई ऐसी मीनिंगफुल एफर्ट्स नहीं थी जो मामला को सोल्यूशन की तरफ लेकर जाती, वो सिर्फ एक अलामती एफर्ट्स थी। वो उनको भी रोक दिया गया है और मिलिट्री एस्केलेशन का फैसला कर लिया गया है। यह दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। और वेनेजुएला जो कई दहाइयों से इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ रहा है, जिसमें रजीम चेंज के लिए बरहरास्त मुदाखलत के ऑपरेशंस भी हुए, सैंक्शन वो कब से भुगत रहे हैं, और उनका कसूर सिर्फ यह है कि वो इंपीरियलिज्म के खिलाफ खड़े हैं, और उनका कसूर सिर्फ यह है कि उनके पास गोल्ड है और उनके पास ऑयल है। तो अब उनके पर जब वो अटैक होने जा रहा है न्यूयॉर्क टाइम की खबर के मुताबिक, तो ये दुनिया के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यमन ने ड्रोन्स भेजे हैं इजराइल में और एक नई कैपेबिलिटी का मुजाहरा किया है। विद इन मिनट्स उन्होंने बहुत सारे ड्रोन जब इजराइल की तरफ भेजे हैं और फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने अपनी की डिमांड्स रख दी हैं। ये डिमांड्स मानी जाएंगी तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं मानी जाएंगी तो फिर इसके बगैर वो किस सूरत जब वो मानने वाले नहीं है। और इजराइल जब इस वक्त तो जो वेस्टर्न जो सेलिब्रिटीज हैं उनको फंड कर रहा है ताकि जो पब्लिक ओपिनियन है उसको रिवर्स किया जाए इजराइल के हक में, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन इजराइल जब अपना पूरा जोर लगा रहा है और रिसोर्सेज उसमें खर्च कर रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर जब वो खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, बात यह है कि जो अमेरिका की हेजेमोनिक कैरेक्टर है उसके बगैर इजराइल जो है वो चल नहीं सकता है, और अमेरिका के प्रेशर के बगैर इजराइल कभी राजी नहीं होगा कि वो फलस्तीनियों के साथ मीनिंगफुल पीस की तरफ जाए और रीजन के अंदर जब वो कोई पीस करे। ये अमेरिकन प्रेशर के बगैर जो वो पॉसिबल नहीं है। तो एक जो बहुत एक टर्निंग पॉइंट चीज हो रही है जो पूरी तरह से बदल के रख देगी सारी चीजों को, पूरी दुनिया को इंपैक्ट करेगी और इजराइल की इस बदमाशी को भी इंपैक्ट करेगी, वो ये है कि अमेरिका का नाज़रीन जो सुपर पावर स्टेटस है वो चैलेंज हो रहा है। और इजराइल का जो भी ये बदमाशी है उसकी वजह सिर्फ यह है कि अमेरिका एक सुपर पावर है, वो एक हेजेमोनिक पावर है और उसकी मोनोपोली है पूरी दुनिया पर। तो अगर ये सुपर पावर स्टेटस जो है वो ये चैलेंज हो जाता है तो इजराइल की ये बदमाशी इस तरह से चल नहीं सकती है। इनफैक्ट खुद इजराइल कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि जो उसके इकदाम हैं इसके नतीजे में कोई भी कायम नहीं रह सकता है। तो अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस ने उसको कायम रखा हुआ है। लेकिन अब ये जो सुपर पावर स्टेटस है ये खुद अपने आप में चैलेंज हो रहा है और उसकी बहुत सारी वजूहात हम पहले भी बयान कर रहे हैं। लेकिन अब उसमें एक जो नई चीज सामने है, जो सबसे देखें जिस चीज के ऊपर ये सारा खड़ा हुआ है वो है इनोवेशन, टेक्नोलॉजी। चूंकि उनके पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी है और वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, दूसरी टेक्नोलॉजी देखें, बेहतरीन फोन्स वो बनाते हैं, कंप्यूटर वो बनाते हैं, यानी इनोवेशन यानी कि टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर वो सारा खड़ा हुआ है ना। तो वो जो इनोवेशन है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इनोवेशन का मरकज अब अमेरिका नहीं है, और एज अ होल अगर देखें तो वेस्ट से बढ़कर अब ये इनोवेशन का मरकज कोई और बन रहा है। यानी ओवरऑल पिछली 2-3 सेंचुरीज में जाएं तो वेस्ट था, यूरोप था, उसके बाद अमेरिका बना, तो मशरिक में आपको ऐसी कोई मिसाल जब नहीं मिलती है। तो ये जो इनोवेशन का मरकज है अमेरिका, जो उनकी सुपीरियरिटी है वो इस इनोवेशन की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से है, वो अब चैलेंज हो रही है। अमेरिका जब वो बहुत पीछे जाता चला जा रहा है और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जंगों में घिर गया, वो पॉलिसी जो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसीज होनी चाहिए थी वो नहीं रखी, पैसा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जब वो बेमानी जंगों में जो खर्च किया, खासकर इस वॉर एंड टेरर ने अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उनके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एक तरफ जाया हुए हैं और अटेंशन दूसरी तरफ, वो सबसे बड़ा इनका लॉस हुआ है। पैसे से भी बड़ा लॉस ये हुआ है कि जो प्रायोरिटीज थी और जिस डायरेक्शन में उनको जाना चाहिए था अपग्रेडेशन में, उसकी तरफ वो नहीं गए। तो देखिए, पहला ये झटका लगा कि अभी ये खबर सामने आई जो अपने आपके सामने रखी थी कि ट्रंप जो है वो गोल्डन डोम बनाने जा रहा था और ये आने वाले सालों के अंदर बनना था, और ट्रंप ने कहा कि ये दुनिया का पहला और सबसे एडवांस और ये सारा होगा और दुनिया में कोई इसके बराबर के क्या करीब भी कोई ऐसा नहीं बना सकता। और यही रिवायत है कि अमेरिका सबसे पहले बनाता है और कोई उसके करीब भी नहीं भटक सकता। तो पता ये चला कि चाइना ने बना भी लिया। अच्छा, अब जरा देखिए कि क्या खबर सामने आ रही है। जो F-35 है, जिसको अमेरिका कहता है कि ये प्लेनेट अर्थ का सबसे बड़ा एक फाइटर जेट है, ये बड़ा इनकलाबी फाइटर जेट के तौर पर इसको जब वो पेश किया गया था और उनका ये सबसे बड़ा हथियार है, ठीक है ना। तो अब इस फाइटर जेट के हवाले से ये खबर सामने आई है कि ये तो ओवर हाइप्ड है और इसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो बताया गया था कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी रखता है, वो एक्सपोज हो गई है, ठीक है ना, बुरे तरीके से ये फाइटर जेट। अच्छा, इस पर जो सवालात उठ रहे थे पिछले कुछ सालों से, इसके ऊपर सवालात उठ रहे थे कि ये ओवर हाइप्ड है, तो इसको जाहिर है कि अमेरिका जो डिफेंड करता रहा। देखें, ये जो F-35 है दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट है, इसका भी मुकाबला चाइना या रशिया के फाइटर जेट्स के साथ नहीं हुआ है आमने सामने। यूक्रेन में अगर जंग हो रही है तो वहां पर यूक्रेन कोई F-35 तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अगर इजराइल F-35 इस्तेमाल कर रहा है तो रीजन में किसके पास कोई एडवांस लेवल के फाइटर जेट्स हैं? वो तो अकेला ही F-35 घूम रहा है। और ईरान ने तो कहा कि हमने ये फाइटर जेट्स वो गिरा दिए हैं, जिसकी तस्दीक अमेरिका ने नहीं की और ना इजराइल ने की।
क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो है ना एक तज़हीक होनी थी, ह्यूमिलिएशन होनी थी और एक्सपोज होनी थी ये टेक्नोलॉजी कि वो F-35 जो प्लेनेट अर्थ का सबसे बड़ा फाइटर जेट बताया गया है और सुप्रीम और सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, वो इस तरह से गिर गई है। और यमन ने ये क्लेम किया कि हम बहुत करीब थे जो इनका F-35 है वो गिराने के, ठीक है ना। तो अब जनाब अली ये खबर सामने आ रही है कि वो तो एक पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है और उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी जो कैपेबिलिटीज दिखाई गई थी और बताई गई थी, वो पेंटागन ने खुद ही रिपोर्ट जारी कर दी है और उसमें ये बात को तस्लीम कर लिया गया है। और अब मसला ये है कि जो यूरोपियंस है वो उसको खरीद कर बैठे हुए हैं और वो ये समझते हैं कि जब भी रशिया के साथ फटा होगा तो ये उनके पास सुपीरियर वेपन है। तो वो पता चला है कि ये कोई सुपीरियर वेपन नहीं है। और फिर आप देखिए इजराइल का F-35 यहां पर जो उधम मचा रहा है, इसका मतलब यह है कि अगर चाइना के फाइटर जेट्स मिल जाते हैं ईरान को या किसी और मुल्क को रीजन के अंदर, या इवन टर्की अपने फाइटर जेट्स बना लेता है, तो फिर जो एयर सुपीरियरिटी है वो इजराइल की कायम नहीं रह सकती है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारा जो फाइटर जेट है इसके बराबर का दुनिया में किसी के पास नहीं है। अब वो जितना क्लेम कर रहे थे उसमें खुद वो एक्सपोज हो गए हैं और खुद इस बात को एडमिट कर लिया है कि ये ओवर हाइप्ड है। और इसके साथ क्या होने वाला है कि चूंकि इत्तेहादियों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाया हुआ था, इन्वेस्ट किया हुआ था कि भाई ये फाइटर जेट्स जो है वो हमें मिलेंगे और मिले उनको और वो लेकर बैठे होंगे, ये सबसे बेहतरीन हमारे पास है। तो अमेरिका के ऊपर जो ट्रस्ट है वो अब चैलेंज हो गया है। आज ये रिपोर्ट जारी हुई है और उसमें ये लिखा गया है कि बहुत बड़ा कंसर्न जो पैदा हो गया है कि भाई अब अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट कैसे किया जाएगा। यानी उसके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाता है कि भाई दुनिया में अगर बेहतरीन कुछ बनेगा तो अमेरिका में ही बनेगा ना, तो हमें यही इन्वेस्ट करना चाहिए, इसी की टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अमेरिका की जो आर्म्स सेल हैं और ये जो टेक्नोलॉजी है ये अब बहुत बड़ा धचका है। आपको याद है ट्रंप बार बार कहता है कि दुनिया के सुपीरियर वेपन्स हमारे पास हैं, और ये जो सारे अमेरिका का सुपर पावर स्टेटस है वो इसी बुनियाद पर है ना कि वो कहते हैं हमारे पास सुपीरियर वेपन्स हैं, उनसे कोई जीत नहीं सकता है। और चाइना और रशिया की वेपन्स भी उनका जब सामना नहीं कर सकते। तो ये मैं रिपोर्ट आपके साथ जब शेयर करता हूं, ये बहुत बड़ी चीज है, यानी एक बहुत टर्निंग पॉइंट है। और ये जो इस तरह की चीजें होती है ना, ये कोई पब्लिक डिबेट या मीडिया डिबेट का ऐसा नहीं होती, ये स्टेट्स के लेवल के ऊपर होती है, ये बड़े लेवल के ऊपर होती है और वहां पर ये बात हो रही होती है और देखा जा रहा होता है। देखें ऐसा कोई फोरम तो नहीं है दुनिया में जो ये अनाउंस करे कि अब अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा और चाइना सुपर पावर बन गया। ये उस लेवल के ऊपर असेस की जा रही होती है। और फिर देखें मिसाल के तौर पर चाइना जो है वो ईरान को फाइटर जेट्स दे देता है, तो चाइना के फाइटर जेट्स F-35 को गिरा देते हैं तो सारी चीजें एस्टेब्लिश हो जाएंगी। तो अब ये रिपोर्ट आप देखिए, अब इसका बरहरास्त ताल्लुक मिडिल ईस्ट के साथ है, क्योंकि इजराइल कुछ भी नहीं है। इजराइल एक वेस्टर्न प्रॉक्सी है, एक अमेरिकन प्रॉक्सी है। और ये क्यों सारा कुछ बदमाशी कर रहा है? चूंकि अमेरिका की मोनोपोली है, उसका सुपर पावर स्टेटस है, और क्यों है? उस टेक्नोलॉजी की वजह से है। और उस टेक्नोलॉजी में वो किस तरह से अब पीछे जाता चला जा रहा है और चाइना जो है वो उसको आगे यानी कि लीड कर रहा है। यूएस एडमिट्स F-35 प्रोग्राम जो है वो फेलियर साबित हुआ है आफ्टर डेकेड्स एंड ट्रिलियन स्पेंट। ये $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा का ये प्रोजेक्ट था। इसको दुनिया का सबसे महंगा वेपन करार दिया गया और सबसे महंगा वेपन जो फेल हुआ है। $2 ट्रिलियन का ये प्रोजेक्ट था और डेकेड तक ये बताया जाता रहा कि ये सबसे बेहतरीन है, ये फलाएं फलाएं। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स गए और वो जो मुतवक्के टेक्नोलॉजी थी वो ये डिलीवर ही नहीं कर सका है। पेंटागन ने इसको एडमिट कर लिया है। गवर्नमेंट जो है उसने फाइनली एडमिट कर लिया है कि अब ये अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट है, पेंटागन से जारी हुई तो अमेरिकन मीडिया इसको लिख रहा है। F-35 जो है ये कभी भी वो कम्बैट कैपेबिलिटीज डिलीवर ही नहीं कर सकेगा जिसके लिए इसको बनाया गया था। यानी मैंने आपको बताया ना कि अभी इसका तो फटा पड़ा ही नहीं है। F-35 अभी सही मानों में इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। यानी F-35 इजराइल इस्तेमाल कर रहा है तो मुकाबले में तो कुछ है ही नहीं, बल्कि ईरान क्लेम कर रहा है कि उसके मिसाइलों ने फाइटर जेट्स ने नहीं, डॉग फाइट में नहीं, मिसाइलों ने ही F-35 गिरा दिया। तो अभी F-35 तो चैलेंज हुआ ही नहीं है कि वो रशिया के साथ टकराए तो पता चले कि भाई ये बेहतरीन है, ये सुपीरियर है या नहीं है। चाइना के साथ तो अभी टकराया नहीं F-35, बल्कि इसको तो अंसारुल्लाह कह रहे हैं कि हम गिराने वाले हैं, गिराने के बहुत करीब थे और ईरान कहता है कि हमने गिराए हैं ये। तो उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो कैपेबिलिटीज डिलीवर करने के लिए उसको बनाया गया था ये वो डिलीवर कर ही नहीं सकता है, बल्कि ये एक फेल्ड प्रोजेक्ट है और इसको दुनिया का बेहतरीन फाइटर जेट्स वो कह रहे थे। यानी ये सुप्रीम टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका ने बनाई है, सुप्रीम टेक्नोलॉजी, इससे बेहतर उनके पास नहीं है। और उस सुप्रीम टेक्नोलॉजी की हालत ये हो गई है। ये अमेरिका में पहली बार इस नौयत का वाकया पेश आ रहा है। तो पेंटागन का ये मोस्ट एम्बिशन वेपन्स था, वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम था, सबसे ज्यादा वो इस पर इन्वेस्ट कर रहे थे और इससे तवक्कुआत उनकी थी। पेंटागन जिसने फॉर ईयर्स इस F-35 को डिफेंड किया, मैंने आपको बताया ना कि सवाल उठने शुरू हो गए थे, डिफेंड किया कि जो फ्यूचर एरियल वॉरफेयर होनी है उसके लिए हमारे पास बेहतरीन वेपन यही है F-35, जिसकी कॉस्ट $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा एक्सीड कर गई है। प्रोग्राम जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव वेपन साबित हो रहा है
प्रोजेक्ट इन द हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री का ये सबसे महंगा तरीन वेपन प्रोजेक्ट ये साबित हुआ है कि इतने पैसे 2 ट्रिलियन प्लस खर्च हुए और वो परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं हो सकी। फॉर 2 डेकेड जो है ऑफिशियल्स ने, अमेरिकन ऑफिशियल्स ने, अमेरिका ने ये प्रॉमिस किया कि ये एक इनकलाबी फाइटर जेट होगा जो इस बात को इंश्योर करेगा कि अमेरिका की जो एयर सुपीरियरिटी है वो आने वाली जनरेशन तक कोई चैलेंज नहीं कर सकता। यानी ये हमने इतना एडवांस फाइटर जेट बना दिया है कि आने वाली कई सालों तक, कई जनरेशन तक इसके हम पल्ला कोई नहीं बना सकता। जैसे वो कह रहे थे कि हम भाई गोल्डन डोम बना रहे हैं तो अभी ये 5-7 साल में बनेगा और ये आने वाली 2 दहाइयां 3 दहाइयां इसके कोई करीब भी नहीं बना सकता। तो ये हमें अगले 2-3 दहाइयों के लिए ये गोल्डन डोम जो है वो, जिसकी कॉस्ट $175 बिलियन जो है वो व्हाइट हाउस ने लगाई और $831 बिलियन कांग्रेस ने लगाई है, और जो प्राइवेट एंटरप्राइज है उसने $3.6 ट्रिलियन जब लगाई है। तो यानी ये इसी तरह के प्रोजेक्ट था कि अमेरिका की अब एयर सुपीरियरिटी दुनिया में कायम हो गई है और वो आने वाली जनरेशन तक इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, इसके हम पल्ला कोई दुनिया में बना नहीं सकता। इंस्टेड ये रिवील हुआ है कि इसमें परफॉर्मेंस शॉर्टफॉल्स हैं और ये बहुत ही महंगा है, यानी इसको ऑपरेट करना जो बहुत महंगा है। और फिर पेंटागन ने रिसेंट टाइम के अंदर कहा कि हम इसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं। तो मॉडर्नाइज इसलिए उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि जो फंडिंग है जो मुख्तलिफ मुल्कों से आ रही है वो जारी रहे एंड अवॉइड स्क्रूटनी फ्रॉम कांग्रेस, और कांग्रेस इसकी जांच पड़ताल ना शुरू कर दे कि भाई अच्छा अगर इसमें इतने शॉर्टफॉल्स हैं तो फिर इतना पैसा किसने जाया करवाई, ये किसका प्रोजेक्ट था, मतलब पूरी कांग्रेस की स्क्रूटनी शुरू हो जाए और जो बाहर से फंडिंग आ रही है, जो यूरोप से आ रही है, बाकी थागियों से आ रही है, वो रुक जाएगी कि ये तो वो चीज ही नहीं बन पा रही। तो उन्होंने कहा जी हम इसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियां कर रहे हैं। वो तब्दीलियां नहीं, वो एक्चुअल वो चीज डिलीवर नहीं कर पा रहे। फॉल आउट फॉर यूएस एलाइज एंड ग्लोबल वेपन सेल्स, मैंने आपको बताया ना ये कोई मीडिया डिबेट या उसका हिस्सा नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ा आप कह लेंगे धचका है। अब अमेरिका की जो ग्लोबल वेपन सेल है उसके ऊपर यह असर पड़ने जा रहा है और एक बहुत बड़ा धचका है अमेरिकन इत्तेहादियों को, जो सिर्फ यह समझ के बैठे हुए थे कि भाई जो कुछ है अमेरिका के पास है, इसके हम पल्ला दुनिया में कोई नहीं बना सकता। F-35 की जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, गो बियॉन्ड वेस्टेड मनी, पैसा जाया, और 19 मुल्कों ने इसको परचेज किया है, यूके, नॉर्वे, इटली, और इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो इस प्रोग्राम में पार्टनर थे, यानी जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ था। एक तो है ना कि बन गया तो खरीदा, कुछ थे जो इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था इस प्रोग्राम के अंदर। इन नेशंस ने इन्वेस्ट किया हैवीली, एक्सपेक्ट किया कि दुनिया का वर्ल्ड मोस्ट एडवांस फाइटर जेट जब उनके पास आएगा। दे नाउ फेस राइजिंग कॉस्ट एंड रिड्यूस परफॉर्मेंस। अब ये खुद इत्तेहादी फंस गए हैं कि परफॉर्मेंस इसकी वो है नहीं और कॉस्ट जो है उनकी बढ़ रही है, और इन इत्तेहादियों ने बिलियंस ऑफ जो है वो कमिट किए हुए हैं, और बेस्ड ऑन द वाशिंगटन एश्योरेंस। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने एश्योरेंस दी थी कि हम आपको बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो है वो बना के देंगे, दुनिया का एडवांस तरीन, इसके हम पल्ला पूरे प्लेनेट पर नहीं होगा। वो सब खोडे लाइन लग गया है, और इससे जो फ्यूचर डिफेंस स्पेंडिंग है, कॉपरेशन एंड आर्म सेल, वो सारी मुतासर होने जा रही है। यानी वो भरोसा टूट गया है कि भाई बेहतरीन चीजें बना कर देंगे, वो टेक्नोलॉजी बेहतरीन इनके पास है, सुपीरियर है, वो चीज है वो इससे बहुत ज्यादा टोटल जो चैलेंज हो गई है। और कॉपरेशन, स्पेंडिंग कॉपरेशन और आर्म सेल जो है, भाई आपको पता है ना कि ये फोन दुनिया का बेहतरीन फोन है, तो अगर ये एक्सपोज हो जाए तो फिर ये आप आंखें बंद के ये खरीदते हैं, आंखें बंद करके खरीदते हैं ना भाई ये बेहतरीन है, तो अगर ये चैलेंज हो जाए तो फिर आप खरीदेंगे, फिर हम मुतबादल की तरफ जाएंगे ना। जो वहां तो आंखें बंद करके खरीदा जाता था कि ये जो इनके पास है यही है, दुनिया में इससे बेहतर तो हो नहीं सकता। सो इफ द यूएस मिलिट्री कैन नॉट डिलीवर द प्रॉमिस टेक्नोलॉजी, अब ये साबित हुआ कि अमेरिका जो है वो प्रॉमिस टेक्नोलॉजी वो डिलीवर नहीं कर सकता। ये तारीख में पहली बार हो रहा है, इसलिए हम इसको तफसील में आपके सामने रख रहे हैं। सो स्केप्टिसिज्म अबाउट जो अमेरिकन वेपन फ्यूचर प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में अब बढ़ेगा, शकूक व शुबहात बढ़ेंगे कि अमेरिका कहेगा ये हम बेहतरीन बना रहे हैं। अब गोल्डन डोम है ना भाई, हम बना रहे हैं बेहतरीन, इसमें इन्वेस्ट करो, इससे अच्छा तो कोई है नहीं, तो वो शकूक व शुबहात। एंड रिड्यूसिंग द ट्रस्ट इन द कंट्रीज डिफेंस इंडस्ट्री, और जो ट्रस्ट है अमेरिकन वेपन्स के ऊपर वो रिड्यूस होने जा रहा है। अ सिंबल ऑफ फ्लॉड डिफेंस स्पेंडिंग एंड मिसमैनेजमेंट, फ्लॉड डिफेंस स्पेंडिंग, पैसा जाया करवा दिया। और अमेरिका ने कहा कि हम एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाएंगे जो मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ द एलाइज की जो मिलिट्रीज हैं उनको पूरा करेगा, यानी ये एक ऐसा मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट होगा जो हर सिस्टम में इंटीग्रेट हो जाएगा, जो हर तरह की आर्मी जो है उनके लिए बेहतरीन होगा। और उन्होंने कहा कि कम से कम 15 मिलिट्री जो है वर्ल्ड वाइड अमेरिका इत्तेहादियों के लिए ये बेहतरीन होगा, 15 मिलिट्रीज के सिस्टम में ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इसको बताया गया कि ये ट्रायम्फ ऑफ द इनोवेशन है, यानी जो इनोवेशन है उसकी फतह है ये फाइटर जेट। हैज टर्न्ड इनटू $2 ट्रिलियन ऑफ वेस्ट,
$2 ट्रिलियन वेस्ट साबित हो गया, जिसको वो टेक्नोलॉजी की फतह जो करार दे रहे थे। F-35 में नॉट स्टैंड एज द फ्यूचर ऑफ द वॉरफेयर। भाई अभी तो इससे काम लेना था, इसका ये काम नहीं था कि ये मिडिल ईस्ट में बम बरसाएगा सिविलियंस के ऊपर। ये बात आप समझ रहे हैं? ये इसलिए नहीं था कि ये मिडिल ईस्ट में बम बरसाएगा, गजा के ऊपर बम बरसाएगा। इसका तो अभी काम लेना था। जब बराह रास्त फड्डा होना है दुनिया की किसी बड़ी ताकत के साथ, यूरोपियंस का, अमेरिकन का, तो ये तो अंसारुल्लाह वो कह रहे हैं कि हम गिराने के करीब पहुंच गए, तो ये रशियंस के सामने और चाइनीज के सामने कैसे टिकेगा, मुझे बताइए। तो फ्यूचर वॉरफेयर का सिंबल इसको बताया गया था, वो सब खुडे लाइन लग गया है। एज द मोन्यूमेंट ऑफ द लिमिट्स ऑफ एम्बिशंस एंड डेंजर ऑफ अनचेक्ड डिफेंस स्पेंडिंग। बल्कि अब ये सब तरफ ये डिस्कस हो रहा है कि भाई अनचेक्ड जो डिफेंस स्पेंडिंग है, खुद अमेरिका में अब ये सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि भाई हमने पैसा, कांग्रेस में जाहिर है कि अब ये बात आगे बढ़ेगी कि भाई $2 ट्रिलियन लगा दिया और उसको चेक भी नहीं किया, इसकी कोई स्क्रूटनी भी नहीं हुई कि हम इतना पैसा इसमें लगाते चले जा रहे हैं। देखिए ओवरऑल अमेरिका को नुकसान पहुंचा ना, अमेरिकन क्रेडिबिलिटी को, अमेरिकन सुपीरियरिटी को नुकसान पहुंचा है। तो ये मतलब कि अगर चाइनीज जेट्स मिडिल ईस्ट में आ जाते हैं, मुझे बता दीजिए जमीनी फौज का बुरकस निकल गया। इसराइल की जमीनी फौज देखें, इसराइल किस चीज के ऊपर खड़ा हुआ है? इस चीज के ऊपर नहीं खड़ा हुआ है कि सारी दुनिया चाहती है कि वो कायम रहे, सिर्फ अग्रेशन के ऊपर खड़ा हुआ है, अपनी एयर सुपीरियरिटी के ऊपर खड़ा हुआ है। जमीनी फौज का बुरकस हमास और हिजबुल्लाह ने निकाल दिया है। एयर डिफेंस क्या जो हालत हो रही है, जो अंसारुल्लाह कर रहे हैं, वो आपके सामने है। अब पीछे रह गई फाइटर जेट्स। अगर चाइना ने फाइटर जेट्स दे दिए, अगर रशिया ने फाइटर जेट्स दे दिए, मुझे बताएं इसराइल का बनना क्या है? तो ये कानूनी इसका अंजाम यही होता है। ये मुसलसल वायलेंस करती रहती हैं और फिर एक दिन आता है कि ये बस अचानक से कोलैप्स हो जाती है, क्योंकि ये उस पाथ पर, उस रास्ते पर जाती ही नहीं है जहां पर जो जरूरी होता है किसी के क्याम के लिए। कोई नॉर्मल स्टेट भी इस तरह का बिहेवियर अपना लेना कि वो सबके साथ जंगें कर रही है, वो किसी के साथ डिप्लोमेसी नहीं चाहती, वो किसी के साथ मामला हल नहीं करना चाहती, बस वायलेंस चाहती है, वो नॉर्मल स्टेट वो भी कायम नहीं रह सकती। तो ये कॉलोनी जिसके ऊपर कोई हक ही नहीं मानता, वो कैसे कायम रहेगी? तो इसने वो पाथ लिया ही नहीं है, ये बस इसी पर खड़ा रहा है। हमारे पास ये फाइटर जेट्स हैं, हमारे पास ये फलाना है, हमारे पास ये फलाना है। वो जमीनी फौज का और टैंकों का और इनकी उस टेक्नोलॉजी का बुरकस तो गजा में निकल गया और लेबनान में निकल गया, और अंसारुल्लाह के ड्रोन्स और मिसाइलों में निकल गया, और ईरानियन मिसाइलों में निकल गया। अब पीछे बच गया फाइटर जेट्स, जो कि ईरान कहता है कि हमने गिराए हैं। चलो वो पता चल जाएगा, लेकिन अगर फाइटर जेट्स आ गए तो मुझे बताएं कि इजराइल का क्या बनेगा। तो ये एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट है, मुख्तसरन अभी हमने आपके सामने रखी है, सिर्फ वो पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो अमेरिकन सुपर पावर स्टेटस चैलेंज हो रहा है। इनोवेशन जो वो ओवर हाइप कर रहे थे, जो उनका एक खासा था, इसमें कोई शक है, अमेरिका का ये खासा था कि बेहतरीन इनोवेशन टेक्नोलॉजी वो बनाएंगे, चाइना बना रहा है। तो यमन ने 3 ड्रोन्स भेजे हैं 20 मिनट के अंदर अंदर। एक ड्रोन आया, फिर पीछे से दूसरा, फिर पीछे से तीसरा। 20 मिनट्स के अंदर उन्होंने 3 ड्रोन जब दाग दिए। तो ये एक नई कैपेबिलिटी का, ये 7 अक्टूबर के हवाले से उन्होंने ये ड्रोन जब फायर किए हैं। हमास ने ये की डिमांड्स रखी हैं कि परमानेंट और कंप्रीहेंसिव सीज फायर होगा, इजरायली फौज निकलेगी, फलस्तीनियों को डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा, गजा को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा और फलस्तीनी बॉडी गजा को कंट्रोल करेगी। अगर ये हमारी डिमांड्स है, इसके ऊपर नीचे कम ज्यादा हम मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। और हमास ने कहा कोई टॉनी ब्लेयर इस तरह इस नाम का कोई बंदा जो है वो यहां पर हमें कबूल नहीं है। और मिस्र ने कहा है कि इजिप्ट सेज के शर्मुल शेख में चुके ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, शर्मुल शेख जो टॉक्स हैं, एम फॉर फुल इजराइली विड्रॉल। तो मिस्र भी ये कंफर्म कर रहा है कि असल जो मुद्दा है वो ये है कि इजराइल फुल विड्रॉ करे, और इजराइल के फुल विड्रॉल का मतलब ये होगा कि इजराइल के कोलैप्स की तरफ ये अहम तरीन कदम होगा, क्योंकि इतनी जिल्लत हमें शिकस्त होगी कि इजराइल इस शिकस्त में ही दब जाएगा। अब एक एनालिसिस में आपके सामने रख देता हूं। ये इजराइल के बड़े जबरदस्त ये जर्नलिस्ट हैं, बड़ी ठीक बात करते हैं और हैरिट्स में ये लिखते हैं। तो इन्होंने कहा है, ये फलस्तीनी रियासत के हामी और जो कुछ गजा में हो रहा है उसकी सख्त मुखालफत करते हैं। इन्होंने कहा है कि विदाउट अमेरिकन प्रेशर नथिंग विद मूव, होप्स फॉर वाइडर पॉलिटिकल सॉल्यूशन लो। एक सीज पर तो हो जाएगा, छोटा सा पॉज तो हो सकता है, लेकिन उसके बाद क्या? 5, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उसके बाद क्या? तो इनके मुताबिक अगर अमेरिका सीरियस ना हुआ और उसने कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन इजराइल के खिलाफ ना लिया तो जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि मौजूदा जो टॉक्स हैं ये सीज फायर की तरफ जा सकती हैं, लेकिन एक ब्रॉडर पॉलिटिकल सॉल्यूशन आ जाए कि कोएग्जिस्टेंस हो जाए, मामला सेटल डाउन हो जाए, सब ठीक हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है अगर अमेरिका ने इजराइल के खिलाफ एक्शन ना लिया, अगर उसने सही मानों में प्रेशराइज ना किया। उन्होंने कहा कि द प्रपोजल कुड स्टॉप द फाइटिंग, बट इफ यू आस्क मी अबाउट सम काइंड ऑफ फर्दर और ग्रेटर सॉल्यूशन, आई थिंक वी आर एज फार एज वी हैव बीन बिफोर दिस एग्रीमेंट। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कहें कि सीज फायर हो जाएगा तो हो सकता है, लेकिन अगर यह पूछें कि ब्रॉडर कोई सॉल्यूशन हो जाएगा तो हम उतना ही दूर खड़े हैं जितना इस एग्रीमेंट के आने से पहले हम दूर खड़े थे। यानी कोई उम्मीद नहीं थी तो अब भी कोई उम्मीद नहीं है। एंडिंग द ऑक्यूपेशन, इजराइल की ऑक्यूपेशन को खत्म करने के लिए और फलस्तीनी रियासत हासिल करने के लिए, जो कि अमन का एक ही रास्ता है, इसके लिए अमेरिका की डिसाइसिव इंटरवेंशन की जरूरत होगी। अगर अमेरिका डिसाइसिव इंटरवेंशन इजराइल के खिलाफ नहीं करेगा
तो कुछ हल होने वाला नहीं है, कुछ दिनों के बाद दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। और अगर सीजफायर होता तो मतलब सीजफायर होता तो, नहीं तो वैसे जारी है, अगर सीजफायर हो भी गया तो शुरू हो जाएगी। यू विल नॉट गेट एनी फर्दर अनलेस द अमेरिकन प्रेसिडेंट विल बी डिसाइसिव इनफ, विच आई हैव मैनी डाउट्स, कि अमेरिकन सदर जो है ट्रंप, जब वो डिसाइसिव अंदाज में इजराइल के खिलाफ एक्शन ले और प्रिंसिपल बात करे, और वो कहते हैं कि मुझे डाउट है कि ट्रंप ऐसी कोई अमल नहीं करेगा, कोई इजराइल के खिलाफ वो नहीं जाएगा, वो ज्यादा इंथ्यूजिस्टिक नहीं है फलस्तीनी रियासत के बारे में, विदाउट अमेरिकन प्रेशर नथिंग विल मूव। और न्यूयॉर्क टाइम ये रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप ने जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वेनेजुएला के साथ वो खत्म कर दी हैं, रोक दी हैं, जो कि ज़ाहिर सिंबॉलिक थी, उसी तरह की जिस तरह ईरान के साथ हो रही थी, पेविंग द वे फॉर पोटेंशियल मिलिट्री एस्केलेशन। न्यूयॉर्क टाइम की खबर है, जंग का फैसला हो चुका है और ट्रंप ने इंस्ट्रक्ट किया है अपने स्पेशल एनवॉय को कि वो वेनेजुएला के साथ तमाम डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन खत्म कर दे। और ये बात न्यूयॉर्क टाइम की आखिरी हेडलाइन देखिए कि बहुत सारे मिलिट्री प्लान्स बना लिए गए हैं फॉर एस्केलेशन रिगार्डिंग वेनेजुएला, बहुत सारे मिलिट्री प्लान्स बना लिए गए हैं, न्यूयॉर्क टाइम ये खबर दे रहा है। तो ये जनाब इस वक्त की सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज जरूर करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।